इस मूवी के अंदर आपको अमिताभ बच्चन, रजनीकांत और कुछ जो को कलाकार हैं जो एक तरह से न्यू लग रहे हैं, साउथ इंडियन के ये हैं ज़्यादातर, उनकी भूमिका दिखाई गई है। और मूवी जो है ना बहुत ही सस्पेंस थ्रिलर, मिस्ट्री और काफ़ी थ्रिलर भरा हुआ है। शुरू में आपको लगा कि यार ये तो नॉर्मल ही है, जिस तरह से रजनीकांत की मूवी होती है, बिल्कुल ही सिंपल सी। इसमें से इस मूवी में आपको देखते टाइम पे ऐसा लगेगा जैसे कि दरबार मूवी का कुछ मिक्स है, इसमें म्यूज़िक भी थोड़ा बहुत आपको लगेगा। इसके अंदर आपको 3 तरह की स्टोरी मिलेगी। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जो बंगाल में भी जो घटना घटी ना एक डॉक्टर के साथ, तो थोड़ी बहुत अगर आप समझदार हो, आपकी थिंकिंग अच्छी है, तो आप थोड़ा मैच कर जाओगे। इसमें थोड़ी स्टोरी जो है ना वहीं से उठाई गई है, पर उसको बदल दिया गया है। और इसमें एक बहुत नई चीज़ भी दिखाई गई है। आप मतलब सस्पेंस है इसके अंदर, उसको लास्ट में आप जब उस देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कहानी कैसे बदलती है। और इसमें आज के टाइम में बच्चे जिस तरीके से प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, जिस तरह से स्टडी के अंदर, कोचिंग के अंदर अपना पैसा लगाते हैं, और ये भी इसमें बताया गया है, पोल खोली गई है कि किस तरीके से ये जो इंस्टीट्यूट कोचिंग सेंटर वाले जो होते हैं बच्चों कैसे लूटते हैं, फंसाते हैं। और इसके अंदर एक नए कानून के बारे में भी आपको पता चलेगा, जो भारत सरकार ने भी 2019 में एक कानून बनाया है। जितने भी कोचिंग संस्थान हो गए या कोई भी जो बेवकूफ़ बना के पैसा लेता है, बड़े बड़े सपने दिखाता है और उनसे कहता है कि आप पैसे जमा कराओ, और वो पैसे जो उनके बर्बाद हो जाते हैं, इन्हीं चीज़ों को एक तरह से इस कहानी में दिखाया गया है। तो मूवी की शुरुआत में ये होता है कि एक पुलिस एकेडमी में जो अमिताभ बच्चन है, वो एक तरह से रिटायर्ड जज है, और वो पुलिस वालों को अपना एक्सपीरियंस बताते रहते हैं कि, और उनको समझाते हैं कि पुलिस का मतलब ये नहीं होता कि आप जाके अपनी वर्दी का दुरुपयोग करो, मारो, एनकाउंटर करो, गलत एनकाउंटर होते हैं, ये सब जो होता है उनके बारे में अमिताभ बच्चन जो है उनको लेक्चर देता रहता है। इसके बाद जो सीन शिफ्ट होता है वो होता है कि तमिलनाडु, वो कन्याकुमारी जो एक है वहाँ पे राज्य, उसके अंदर वहाँ पर एक जो रजनीकांत है, मैं देखो नाम लूँगा, मैं उनके ओरिजिनल नाम लूँगा क्योंकि ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि मैं ऑडियो यूज, मैं कहानी सुना रहा हूँ। तो रजनीकांत की जो पोस्टिंग होती है वो कन्याकुमारी में होती है, और वो ना एक बहुत ही कड़क और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट पुलिस होता है, अधिकारी होता है, वो एसपी होता है, एसीपी। और वो बस एनकाउंटर, उसका यही मकसद है कि भैया जुर्म को ख़त्म करना है तो सीधा एनकाउंटर करो और कहानी को ख़त्म करो, कोई कोर्ट कचहरी नहीं, कोई कुछ नहीं है। इसी बात पे मानव अधिकार आयोग वाले या जितनी भी संस्थाएं होती हैं उन पे सवाल जवाब करते हैं, पर वो बहुत आसानी से सारे सबूत करता है। और फिर वहाँ पे कन्याकुमारी और तमिलनाडु का जो एक वीडियो वायरल होती है, उसमें सरकारी बच्चों के सीन दिखाए जाते हैं कि जितने भी ये सरकारी स्कूल के बच्चे होते हैं, ये चरस पीते हैं, गांजा पीते हैं, ये नशा करते हैं। कोई प्लेटफॉर्म पे चरस पी रहा है बैठ के, वहीं पे गिर रहा है, कोई सड़क पे, कोई खेत में, कहीं पे। तो एक तरह से मतलब दिखाया गया है कि जो सरकारी स्कूल के जो बच्चे होते हैं ना, कोई सक्सेसफुल नहीं होते, इनका जो फ्यूचर और ये जितने भी होते हैं नालायक होते हैं, बहुत ही बेकार होते हैं। इस तरीके से इनको दिखाया गया है। फिर इसके बाद से एक बैटरी नाम का जो है, इसमें एक को कलाकार दिखाया है जो एक तरह से रजनीकांत से जुड़ा हुआ है, उसका बैटरी नाम होता है इसके अंदर। और वो कोई मतलब एक ना वो बेरोजगार है, और उसने कंप्यूटर में अच्छा डिप्लोमा करके उसे कंप्यूटर की नॉलेज वगैरह, वो हैकिंग करना, पैसे फ्रॉड तरीके से कमाना, वो क्यूआर कोड बदलना, दुकान में जाके उससे पैसे कमाना, इसी चीज़ में रजनीकांत ने उसको पहले गिरफ्तार करा था। पर उसकी योग्यता को देख के, उसकी चालाकी को देख के, वो उसने इनडायरेक्टली मतलब जैसे खबरी टाइप का है, वो उसकी हेल्प करता है कंप्यूटर साइड से, और वो उनको बताता है कि किसी तरीके से मेरी मदद करना। तो वो आधे केस जो होता है रजनीकांत उससे सॉल्व करवाता है, कंप्यूटर से संबंधित। इसी बीच में फिर उसको एक लड़की का एक कंप्लेंट मिलती है, एक लेटर मिलता है उसको कन्याकुमारी के अंदर ही, और वो रजनीकांत को लिख के भेजती है कि मैं एक जो स्कूल के अंदर टीचर हूँ, प्राइमरी स्कूल के अंदर, वहाँ पर बच्चों की एक्टिविटीज़ करवाते टाइम पे बारिश में मैं एक स्कूल के कमरे में गई थी, जहाँ पर मुझे बोरियों में चरस, गांजा और नशीली पदार्थ जो थे भरे हुए मिले हुए थे। और इसके बारे में मैंने प्रिंसिपल से बात करी थी, तो प्रिंसिपल ने भी मना कर दिया था कि इसके अंदर बड़े बड़े पुलिस अधिकारी और बड़े बड़े नेता जुड़े हुए हैं, जो तुम्हारी बात कोई नहीं सुनेगा और तुम उल्टा मुसीबत में फंस जाओगी। तो वो कह रिक्वेस्ट करती है रजनीकांत से कि सर आप यहाँ पे आइए और इन बच्चों की ज़िंदगी बचाइए, क्योंकि लोग नशा यूज़ कर रहे हैं। तो वो क्या करता है, रजनीकांत लेटर पढ़ता है, फिर वो बैटरी को बुलाता है, और वो क्योंकि पुलिस वाले इसमें मिले हुए हैं, तो बैटरी को बोलता है कि तुम जाओ और उसको उसे बताना, इन्वेस्टिगेशन करो। तो बैटरी जाके उससे मिलता है और उसको बोलता है कि वो तो शुक्र मानो कि तुमने एक अच्छे अधिकारी को लिखा लेटर, वरना कोई और होता तो अभी आके मैं आया हूँ
तुम्हारी मदद करने के लिए, कोई और होता तो तुम्हें भी चक्कू से मार देता। तो फिर वो जाके वहाँ पे कैमरे लगाता है, ड्रग्स की बोरियाँ होती है चरस गांजे की, उसके अंदर वो डिवाइस फिट करता है, रोड के अंदर कैमरे छोटे छोटे लगाता है, क्योंकि वो कंप्यूटर एक्सपर्ट तो होता ही है। फिर इसी तरह से इंक्वायरी करते टाइम पे जब वो जितने भी गुंडे बदमाश वगैरह आते हैं तो उसकी रिकॉर्डिंग, उनका जितने भी वो है, रजनीकांत भी देखते रहता है अपने मोबाइल पे, और वो जो उसका बैटरी जो होता है असिस्टेंट होता है, वो लाइव एक छोटे से मक्खी में कैमरा लगा के वो उड़ा के उसको दिखाता है, जिसके अंदर जो गुंडा होता है मेन विलन मतलब, वो ये बोलता है कि इस माल को जल्दी से शिफ्ट कर लेते हैं। फिर उसका एक जो दूसरा गुंडा होता है वो कहता है कि यार यहाँ एक एसीपी को पता चल गया है और वो बहुत जल्दी यहाँ पर रेड डालेगा। वो गुंडा बोलता है यार देख, वो बल्कि मैं चाहता हूँ कि मेरे 4-5 जो है लोग वो मर जाएं, और वो मर जाएगा तो उसका ट्रांसफ़र हो जाएगा और हमारा बिजनेस जो है चलता रहेगा। ये बात रजनीकांत सुन लेता है। फिर वो फटाफट से कुछ प्लान बनाता है और अपनी गाड़ी वाड़ी लेके वहाँ पहुँच जाता है और उन सबको अरेस्ट कर लेता है, उनको गोली नहीं मारता, जबकि उसके पास चांस होता है। फिर एक प्लानिंग के तरीके क्या होता है कि उनको अरेस्ट करके और 20 रोड के ऊपर ले जाके उस पर मतलब इनकाउंटर कर देता है पकड़ कर। इस तरीके से जो रजनीकांत हैं वो वहाँ से जो ड्रग्स का जो भी था वो उसको ख़त्म कर देता है। अब क्या होता है कि भाई स्कूल में जो है वो मैडम जो होती है वो मतलब लोगों को बताती है कि मैंने यहाँ के जितने भी अपराधी थे, नशा करने वालों को, उनको मैंने बंद करवा दिया और मैंने ख़त्म करवा दिया। तभी जो टीचर जिसका नाम सनन्या है, वो स्कूल में को लॉक करते हुए वो बाहर निकलने की कोशिश करती है। तभी वो देखती है एक कदमों को दिखाया जाता है कि जो उसकी तरफ कदमें बढ़ रही है, यानी कि वो क्रिमिनल है, और वो उससे बचने के लिए भागती है छत के ऊपर कमरों के, और वो दरवाज़ा तोड़ता हुआ जो होता है इंसान, उसके लोहे की रोड को दिखाया जाता है। इसके अंदर उसका चेहरा नहीं दिखाया जाता कि वो लोहे की रोड से दरवाजे को तोड़ रहा है, और वो जो सनन्या है वो संध्या वो भाग रही है छत के ऊपर, और वो छत का दरवाज़ा बंद नहीं कर पाती, और वो जो एक गुंडा होता है वो लातों से दरवाजे को तोड़कर बाहर वो छत पे आ जाता है वो भी, और वो 2 रोड उसके सर पे मारता है, और जो सनन्या होती है वो वहीं ज़मीन पे छत के ऊपर गिर जाती है नीचे। वो फिर क्या करता है, उस रोड को दिखाया गया है, उसके गर्दन को दबा के उसकी गर्दन की हड्डी तोड़ देता है। फिर उसके जो कपड़े होते हैं उतारते हुए दिखाते हैं, और वो जो है था उसका रेप करके मर्डर कर देता है, और उसकी लाश को ना छत स्कूल के टंकी के अंदर वो फेंक देता है। और ये जो खबर होती है वो अब पूरे तमिलनाडु में, पूरे स्टेट में फैल चुकी होती है कि भाई एक टीचर थी, उसका मर्डर कर दिया गया रेप करके, और उसने अपने एरिया में ड्रग्स और चरस गांजे वालों को पकड़वाने की कोशिश की गई थी। अब जो है रजनीकांत जो है वो कॉल मिलाता है उसको पूछने के लिए, पर वो न्यूज़ में देखता है कि भाई उसका मर्डर हो गया है। अब वहाँ पे जो है इंक्वायरी बैठ जाती है, चारों तरफ जितने स्कूल के टीचर होते हैं वो स्कूल छोड़ चुके होते हैं, धरना प्रदर्शन, मोमबत्ती लेके चलना, सारे स्कूल के टीचर जो होते हैं वो काम पे जाना बंद कर देते हैं, सब लोग बैठ जाते हैं, और पुलिस से, सरकार से वो डिमांड करते हैं कि एनकाउंटर चाहिए, उस अपराधी को मार डालो। तो काफ़ी प्रेशर होता है। फिर अब जो नेता होता है अपनी कुर्सी बचाने के लिए, पब्लिक को शांत करने के लिए, वो पुलिस वालों को बुलाता है और वो बोलता है कि मुझे जल्दी से जल्दी एनकाउंटर चाहिए, इसको इंक्वायरी करो, इसको ख़त्म करो। फिर जो एक पुलिस की टीम तैयार की जाती है और वो इंक्वायरी करती है, जांच पड़ताल करती है कि कौन क्या चीज़ है। फिर उसके अंदर एक कालू नाम का लड़का होता है, उसका नाम आता है सामने कि वो क्या होता है, स्कूलों के अंदर कंप्यूटर ठीक करने वाला होता है। स्कूलों के अंदर जा जाके उसने भी कंप्यूटर का छोटा कोर्स करा होता है, और उसका काम होता है कि जितने भी सरकारी इंस्टीट्यूट होते हैं, स्कूल होते हैं, वहाँ पे जाके कॉन्टैक्ट पे वो कंप्यूटर ठीक करता है। अब पुलिस की जो टीम होती है वो लैब के अंदर जाती है, उसी स्कूल के कंप्यूटर लैब में, वहाँ पर वो उसका हेलमेट देखती है, और हेलमेट देखने के बाद फिर वो पता करते कि कौन है। फिर उसको जो है एक जो टीचर भी होती है वो भी बताती है कि ये उस कालू का है, वो कभी कभार यहाँ पे आता था। पुलिस की टीम कालू का पता लगाते हुए उसके घर पे पहुंचती है, और वो उसको वहाँ से अरेस्ट कर लेती है, और फिर छानबीन करती है कि भाई कालू के बारे में कि वो कैसा लड़का था। तो उसकी वीडियो काफ़ी सारी वायरल होती है कि वो टीचर से बदतमीजी कर रहा है, और उसके कंप्यूटर लैपटॉप को भी चेक करते हैं तो उसमें बहुत सारी गंदी मूवी, पॉर्न वीडियो, ब्लू फिल्म्स, और वो उसको देखने का बहुत आदी था। फिर कालू के दोस्तों से भी पूछा जाता है तो वो बताता है कि हाँ, वो वैसा तो था, पढ़ा लिखा भी था, और उसको देखा था हमें रोड छुपाते हुए, और मैडम का फ़ोन उसके हाथ में था।
अब इसको देखने के बाद जो पुलिस वाले होते हैं सारे सबूत इकट्ठे करते हैं। फिर वो इंस्टीट्यूट जिस कॉन्टैक्ट की कंपनी के थ्रू वो काम करता था स्कूलों में जाके उनसे पता करते हैं। तो वो भी उनका रिकॉर्ड बताते हैं कि पहले वो जो कालू था वो एक NTA में इंस्टीट्यूट का एकेडमिक है, पहले वहाँ पे कंप्यूटर ठीक करता था, पर वहाँ पे मिसबिहेवियर के चक्कर में उसको निकाल दिया गया था। उसके बाद से हमने बस कॉन्टैक्ट पर रखा था कि कोई रिपोर्ट आती थी तभी हम उसको स्कूल में भेजते थे, इसके अलावा कुछ नहीं करते थे। अब जो पुलिस इंस्पेक्टर है वो मतलब गंजा, उसको गंजा ही बोलूँगा मैं क्योंकि साउथ इंडियन नेम है। वो इंस्पेक्टर होता है, वो उस इंक्वायरी का अधिकारी होता है। वो अब वो जो कालू को हॉस्पिटल लेके जाता है अपनी टीम के साथ मेडिकल करवाने के लिए, और वहाँ पर उसका मेडिकल होता है। और फिर और जो कालू होता है वो वहाँ से ना फ़रार हो जाता है। पुलिस उसका पीछा करते है, चारों तरफ भागती है। अब उसकी फ़रार की जितनी भी खबरें होती है वो समाचार में, न्यूज़ में चारों तरफ हो जाती है। और पब्लिक फिर धरना प्रदर्शन, चारों तरफ हल्ला गुल्ला मचाना और कालू के घर पे तोड़ फोड़ वगैरह ये सब शुरू हो जाती है। तो रजनीकांत ये न्यूज़ भी देखता है, पर वो रजनीकांत के अंडर में मैटर नहीं होता क्योंकि वो दूसरे स्टेट में होता है और ये चेन्नई का मामला होता है। रजनीकांत कॉल करके उस इंस्पेक्टर, गंजे इंस्पेक्टर से पूछता भी है कि क्या है, पर वो मना कर देता है कि भाई क्यों बताऊं, तेरा कोई लेना देना है कि इस मैटर में। तो वो फिर वो पूछता भी नहीं रजनीकांत। अब भाई चारों तरफ जो नेता लोग भी परेशान हो जाते हैं कि भाई पब्लिक हमें कर रही है। तो वहाँ का जो चीफ मिनिस्टर होता है वो DIG को बुलाता है और वो बोलता है कि भाई कुछ भी कर, और 1 हफ्ते के अंदर मुझे उसका ना इनकाउंटर चाहिए, उसकी लाश मुझे चाहिए यहाँ पे इनकाउंटर में, वरना तुम लोग अपने आप ही यहाँ पर अपना जो है इस्तीफ़ा मेरे को दे के जाना और मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। इसके बाद जो तमिलनाडु का जो DIG होता है उसको पता रहता है कि भाई रजनीकांत जो है कन्याकुमारी में, और वो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट होता है, उसको बुलाता है कि यार अब तुम इसको सॉल्व करो और मुझे बस जल्दी से जल्दी ना 1 हफ्ते के अंदर एनकाउंटर चाहिए, मुझे रिजल्ट चाहिए। तो रजनीकांत कहता है कि आप टेंशन मत लो, 1 हफ्ते की जगह पे ना मैं 3 दिन में उसका एनकाउंटर करके मैं इस केस को ख़त्म करता हूँ। अब रजनीकांत को बुलाया जाता है और वो जो चार्ज होता है वो अपने हाथ में लेता है। अब वो पूरे मामले को वो टीवी के थ्रू देख रहा होता है और उसको ये भी पता रहता है कि वो जो कालू है वो हॉस्पिटल से भागा है। तो सबसे पहले वो हॉस्पिटल की जो है जांच पड़ताल करता है और वो पूछता है कि वहाँ पर मतलब कौन से और कैसे लोग और कहाँ कहाँ पर कौन से खड़े थे। तो वो गंजा इंस्पेक्टर होता है, वो बोलता है कि गेट पे भी 4-5 पुलिस वाले थे और कोई कमरा था नहीं यहाँ से बाहर निकलने का, क्योंकि वो कमरे के अंदर था और बाहर पुलिस वाले खड़े थे। तब उसको अंदाज़ा लगाया जाता है कि कौन, CCTV कैमरा को देखा जाता है। तो उसमें एक जो लड़का होता है वो एक डेड बॉडी को लेके जा रहा होता है उसी टाइम के अंदर, क्योंकि अंदर डॉक्टर भी होते हैं, मरीज भी होते हैं, पुलिस वाले तो बाहर खड़े ही हैं 4-5, क्योंकि वह और जगह तो है नहीं भागने का। फिर वो उस लड़के को पकड़ते हैं और उसकी धुलाई करते हैं। फिर पूछते हैं कि भाई तू किसकी डेड बॉडी लेके गया था। तो वो बोलता है, फिर वो बताता है कि वो मेरा ही दोस्त था, हम स्कूल के दोस्त थे, मैंने अपनी दोस्ती यारी अपने भाईचारे की वजह से मैंने उसको भगाया और इसकी जगह पे कोई भी होता तो वो करता। तो रजनीकांत उसको धमकाता है, बोलता है कि तूने दोस्ती यारी करा है, पर तुझे पता है कि उसने रेप भी करा और मर्डर भी करा और कितना वो खतरनाक इंसान है। तो वो बोलता है कि अब मैं क्या बता सकता हूँ, मैं वो भाग गया होगा कहीं ना कहीं, बोल रहा था कि मैं तमिलनाडु भागूंगा मैं। रजनीकांत उसके दोस्त को ये बोल के छोड़ देता है कि मैं तुम्हें छोड़ तो रहा हूँ, पर अगर उसका कॉल आए तो मुझे बताना। तो अगले सीन में वो रजनीकांत अपने ऑफिस के स्टाफ को बताता रहता है कि हमें केरला और हैदराबाद में अपने सर्च टीम को भेजना चाहिए, क्योंकि वो ये तमिलनाडु से निकल के भाग के वहीं गया होगा। तभी उसके दोस्त का कॉल आता है, कालू के दोस्त का, उसे कॉल करके बताता है कि मुझे अभी मेरे 2 और दोस्तों का फ़ोन आया था जो कालू के भी दोस्त हैं, और वो लोग फ़ोन करके मुझसे पूछ रहे थे कि उसकी मम्मी का क्या हाल है, उसकी बहन का क्या हाल चाल है, उसके घर में कुछ पंगे वंगे तो नहीं हो रहे हैं। तो और फिर उसी ने, कंपाउंडर ने, जो हॉस्पिटल का क्लर्क था कंपाउंडर, उसने पूछा कि अच्छा वो कालू कहाँ पर है। ये सुनने के बाद उसने फ़ोन कट कर दिया। अब रजनीकांत समझ जाता है कि ज़रूर जो उसके दोस्त हैं कालू को लेके कहीं ना कहीं गायब हैं, और वो 3-4 लोग हैं कहीं ना कहीं गायब हैं। इसके बाद जो बैटरी होता है, उसका असिस्टेंट होता है, वो उसके फ़ोन नंबर को ट्रैक करता है कि उस कंपाउंडर को कहाँ से कॉल आया था। फिर ट्रैक करने के बाद पता चलता है कि वो जो फ़ोन का लोकेशन है वो यहीं पे ही है, तमिलनाडु के ही है, और ये उसके समुद्र के आसपास ही दिखा रहा है। तो उनको समझते देर नहीं लगती है कि वो ना हैदराबाद भागे ना केरला भागे, वो समुद्र के अंदर किसी बोट वोट के अंदर बैठे हुए 4 दिन से और कहीं पे मतलब आ नहीं रहे। फिर फटाफट से टीम जो होती है पूरी की पूरी एनकाउंटर करने के लिए निकल पड़ती है। वहाँ पर जाके जो जो तट होता है ना, वहाँ पे समुद्र के किनारे, वहाँ पे जो मेन बंदा होता है जो बोट वगैरह किराए पे देता है, उससे पूछते हैं कि यहाँ पर ऐसी कोई बोट है
जो काफ़ी दिनों से वापस नहीं आई है, तो वो बता देता है कि हाँ, एक बोट गई हुई है और उसको 4 दिन हो गए वो वापस नहीं आई है और वहीं पे रुकी हुई है। वो समझ जाते हैं कि उसी बोट के अंदर वो है। फिर पूरी टीम जो होती है इनके बोट के अंदर जाते हैं और वहाँ पर सीधा और कैमरे वगैरह भी ऑन करके जाते हैं, क्योंकि उनको दिखाना होता है कल के मानवाधिकार वाले ना बोल दें अमिताभ बच्चन वैसी मानवाधिकार का बना हुआ जज और वो तो वैसी केस कंप्लेंट डाल रहा है। फिर वो जाके वहाँ पे बोर्ड के अंदर उसको बोलते हैं, वो उसके दोस्तों को अलग कर लेते हैं, कालू डर जाता है और वो एक पुलिस वाले की गर्दन पे चाकू रख लेता है और रजनीकांत इशारे से बैटरी को कहता है कि वीडियो बना इसकी, क्योंकि एनकाउंटर हमें सही दिखाना है ना। और वो जो दूर से वीडियो बनाते रहता है और वो जो कालू होता है एक पुलिस वाले की गर्दन पे चाकू रख देता है और बोलता रहता है कि मुझे अरेस्ट कर लो, ये कर लो, वो कर लो, जो भी कुछ है। पर रजनीकांत दूर से निशाना लगाता है और उसकी खोपड़ी में गोली उसी टाइम ही लगाता है और उसका खेल होता है ख़त्म। ये सुनने के बाद भाई सारे लोग खुशी मनाते कि वो ये मर गया भाई, ये तो बहुत बड़ा। रजनीकांत की तारीफ़ होती है, उसके फूलों से सजाते हैं कि भैया ऐसा सजा दे दिया। पुलिस वाले भी खुश, जनता भी खुश, पब्लिक भी खुश। पर यहाँ पर अमिताभ बच्चन जो होता है वो ऑब्जेक्शन उठाता है कि ज़रूर इसमें कुछ ना कुछ गलत है, क्योंकि एकदम से इतनी आसानी से कोई भी केस नहीं सुलझ सकता है। इसके अंदर ज़रूर कुछ ना कुछ कमियां हैं, कुछ ना कुछ जो है बारीकी रह गई है, क्योंकि कोई भी अपराधी जो होता है वो इतनी आसानी से हाथ नहीं आता। अगर इतना जघन्य अपराध करा है उसने, और केस कभी भी इतनी आसानी से नहीं सुलझ सकता। अब अमिताभ बच्चन की बात जो होती है वो टीवी रिपोर्ट में मानव अधिकार वगैरह जो होते हैं वो काफ़ी ऑब्जेक्शन उठाते हैं कि यार ये कोई बात होती है कि तुम एनकाउंटर कर दोगे या उसके पैर पे तो गोली मार सकते हो। अब ये सारी की सारी जो होती है मानव अधिकार वाले सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट वगैरह में जो है केस फाइल कर देते हैं, एनकाउंटर के खिलाफ है। तो इसीलिए कम जो हाई कोर्ट के जो होते हैं जज, वो अमिताभ बच्चन को फिक्स्ड करते हैं, नियुक्त करते हैं कि आप जो है इंक्वायरी करके बताइए कि ये जो एनकाउंटर था फेक था या सही था या क्या था, इसकी एक रिपोर्ट हमें सबमिट कराइए। फिर इसके बाद से अमिताभ बच्चन जो होता है वो अपनी इंक्वायरी शुरू करता है, वो पूछताछ करता है, गाँव में जाता है, उसके घर में जाता है, उसके माँ बाप से पूछता है, उसके दोस्तों से पूछता है, उन लोग लड़कों से भी पूछता है, वो उसकी वीडियो देखता है, पुलिस वालों ने जो वीडियो बनाए थे उनकी वीडियो देखता है और वो पूछता भी है वो क्या बोल रहा था उस टाइम, अरेस्ट गोली लगने से पहले वो कुछ बोल रहा था। उसके लिए उसको बोलने समझ उसकी बोली को समझने के लिए वो वॉइस ट्रांसलेटर को बुलाता है रिकॉग्नाइज करने के लिए कि भाई क्या बोल रहा है। फिर पता चलता है कि वो बंदा जो था वो बोल रहा था कि मैं समर्पण मत करने को तैयार हूँ, मैं सरेंडर करने को तैयार हूँ, मैं जेल भी जाने को तैयार हूँ, पर मुझे ले ले लो, पर गोली वोली मत चलाना। और अपने आप को देने वाला था वो, जिसके बारे में वो जाके बताता भी है। फिर वो रजनीकांत को बताता है कि आपने ना बहुत बड़ी गलती कर दी, कि वो बंदा जो है था उसने कोई कोई रेप भी नहीं करा है और ना कोई मर्डर करा है, तुमने जल्दबाजी में एनकाउंटर कर दिया है और एक निर्दोष इंसान को मार दिया है। अमिताभ बच्चन रजनीकांत को बताता है कि देखो मेरे इंक्वायरी में एक लेटर मुझे मिला है, जो हैदराबाद में कंप्यूटर कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जा रहा था, और ये उसका लेटर भी देख लो। तो रजनीकांत बोलता है कि ऐसे फेक लेटर मैं कितने बना सकता हूँ। तो फिर वो अमिताभ बच्चन बोलता है कि उनके दोस्तों की चैट में दिखाता हूँ, जिसके अंदर वो अपने करियर की बातें कर रहा है, अपने फ्यूचर की बातें कर रहा है, अपनी बहन को डॉक्टर बनाने की बात कर रहा है, अपने माँ बाप को अच्छे सपने दिखाने की बात कर रहा है। तो खुद सोचो ऐसा बंदा वो ऐसी हरकतें करेगा क्यों, जब वो एक पारिवारिक ज़िंदगी जी रहा हुआ और एक अच्छी तैयारी और कंप्यूटर वाला इंसान जो है वो क्यों एनकाउंटर करेगा। तो वो कहता है कि ठीक है मैं इसकी जांच पड़ताल करूँगा। अब रजनीकांत का थोड़ा माथा ठनकता है अमिताभ बच्चन की बात से और इंक्वायरी से, यार कुछ एक पॉइंट्स भी काफ़ी होता है। तो अमिताभ बच्चन बोलता है कि इंक्वायरी करो, क्योंकि एक छोटी सी चीज़ भी कुछ ना कुछ पहाड़ खोद देती है। अब जो रजनीकांत अपनी गाड़ी से अपनी टीम को फ़ोन करता है कि तुम लोगों को पता था इंक्वायरी करते टाइम पे कि वो हैदराबाद में इंटरव्यू देने के लिए गया हुआ है मर्डर के एक दिन के बाद। तो उसकी टीम बोलती है ये तो हमें पता नहीं था। वो कहता है कि हैदराबाद की उस कंपनी की सीसीटीवी कैमरा रिकॉर्डिंग मंगाओ, मुझे देखना है। फिर वो रजनीकांत जाके उस वीडियो को देखता है जिसके अंदर वो इंटरव्यू के ऑफिस में बैठा हुआ आराम से और चिल में है, मतलब फुल टेंशन फ्री, दोस्तों से मजाक वजाक कर रहा है और टेंशन फ्री है। तो रजनीकांत बोलता है कि यार कोई मर्डर करने वाला, रेप करने वाला और जिसके ऊपर साइको का ठप्पा लगा हुआ है, वो एकदम से मौज मस्ती में चिल दोस्तों के साथ बैठ के इस ऐसे नहीं रह सकता कोई भी। उसके अंदर डर होता है, पर वीडियो के अंदर वो फुल मस्ती में नज़र आ रहा है, फुल इंजॉय कर रहा है, और वो बल्कि इंटरव्यू देने के लिए हैदराबाद में गया हुआ है। उसके बाद से फिर उसकी और डिटेल मंगाई जाती है, जिसके अंदर वो डॉक्यूमेंट्स को फिर चेक करता है। जो रजनीकांत से पहले जो पुलिस वाली टीम थी, जो इन्वेस्टिगेशन टीम जिसका जिसका गंजा इंचार्ज था,
उसको उससे वो फाइल को दोबारा मंगवाता है। उसमें से एक जो उसका कांस्टेबल होता है एक कंप्लेंट निकाल के देता है, जिसके अंदर वो बोलता है कि सर ये देखो, उसके ऊपर एक एनआईटी एजुकेशन एकेडमिक में सेक्सुअल हरासमेंट का केस डाला था और वो जेल में भी बंद था। फिर उसको ध्यान से रजनीकांत देखता है तो पता चलता है कि उस कालू की बेल करवाने वाली जो लड़की थी वो संध्या ही थी, और उस संध्या ने ही उसकी बेल करवाई थी। ये इस बात पर वो जो रजनीकांत होता है उस गंजे को खूब धमकाता है और पूरी अपनी टीम को धमकाता है कि तुम लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया, कि भाई उस लड़के में कुछ ना कुछ बात होगी तभी तो संध्या ने उसकी बेल करवाई, और तुम लोगों ने ये बात छुपाई क्यों। तो वो कहते हैं कि ये हमने जल्दबाजी में, नेत प्रेशर में और नेताओं की बातों में हमने इतना ध्यान नहीं दिया था, इसलिए हमने ये हमारी नज़रों से चूक हो गया था, हमने सिर्फ कंप्लेंट पढ़ी थी। अब रजनीकांत को अपने ऊपर बहुत पछतावा होता है। वो रिक्रिएट करता है पूरे सिचुएशन को, फिर वो स्कूल में जाता है अपनी टीम के साथ। फिर वो पूरी टीम को बोलता है कि जल्दी से जल्दी इसको दोबारा रिक्रिएट करो, चेक करो हमसे कहाँ गलती हुई है, कोई कुछ सुराग छूट तो नहीं गया। और फिर वहाँ पे पूरी टीम जो है पूरे 2 दिन तक पूरी छानबीन करती है तो उनको कुछ नहीं मिलता। उनकी टीम उनको बताती है कि सर कुछ नहीं मिला हमें यहाँ पर, और जैसे थे केस वैसे ही है। रजनीकांत इतने पछतावे में होता है और उसको पता लग जाता है कि यार उससे बहुत बड़ी गलती होगी, उसने जल्दबाजी में एक मासूम का मर्डर कर दिया है। और उससे उसी चीज़ के सिलसिले में जाके वो अमिताभ बच्चन से बात करता है उसके घर पे जाके, और उसको बताता भी है अमिताभ बच्चन को कि हाँ मेरे से सच में गलती हो गई है, मेरे से ज़िंदगी में पहली बार मेरे से एक निर्दोष इंसान का जो है मर्डर हो गया। अमिताभ बच्चन उसको बोलता है कि तुम बैठो, तुम्हें सब इसी चीज़ का अगर पता चल गया तो बहुत बड़ी तुम्हारी ये पछतावा है। फिर वो रजनीकांत उसको बोलता है कि मैं उसकी उसकी बहन को, उसकी माँ को का मैं पता लगाऊंगा, और उसको डॉक्टर, उसकी पढ़ाई लिखाई, उसके जो ज़िंदगी है वो सब मैं अपने जिम्मे पे लूँगा और उसी से मैं पछतावा करूँगा। तो अमिताभ बच्चन बोलता है तुम इसकी टेंशन मत लो, वो मेरे पास ही है। तभी जो उसकी बहन होती है वो चाय लेकर आती है और उसकी माँ जो होती है वहीं पे बैठी रहती है। तो रजनीकांत वहाँ पे उठता है और मतलब बहुत पछतावे की उसमें देखता है, और उसकी माँ को पिस्तौल देता है कि मैं आपके बेटे का हत्यारा हूँ, आप उसके आपको बदला लेने लेने का हक है और मुझको उस टाइम गोली मार दीजिए। अमिताभ बच्चन फिर उसको रोकता कि नहीं, वो एक तुम्हारी गलतफहमी थी, उस गलतफहमी में हुआ है, अगर तुम्हें इंसाफ दिलाना है तो उसको तुम्हें एक निर्दोष साबित करना होगा पूरे टीवी न्यूज़ पे, पूरी दुनिया समाज के सामने, क्योंकि उसी समाज ने इसके माँ और बहन को बेइज्जत करके मुंह छुपाने के लिए और ऐसी ज़िंदगी जीने पे मजबूर किया है, जिसकी वजह से ये लोग मरने की कोशिश कर रहे थे, मैं इनको बचा के लेके आऊँ। अब तुम्हें साबित करना है इनको समाज में इनका सर ऊंचा करने के लिए। अब रजनीकांत जो होता है अपनी पूरी टीम को बोलता है कि मुझे सीसीटीवी कैमरा चाहिए स्कूल के आसपास, उसके कहीं पर भी। तो वो उसकी टीम बोलती है कि जी स्कूल तो गांव में है, वहाँ पर तो सीसीटीवी कैमरा वो वगैरह हो नहीं सकता। वो कहता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो कहता है कि उसके 10 किलोमीटर, उसके 20 किलोमीटर, उसके 50 किलोमीटर में जहाँ पर भी सीसीटीवी कैमरा लगा है, मुझे उसकी रिकॉर्डिंग चाहिए, कहीं की भी रिकॉर्डिंग हो, मुझे आसपास की सारी रिकॉर्डिंग चाहिए उसके मर्डर के 1 दिन से पहले और बाद की। तो उसके अंदर उनकी टीम जो होती है सीसीटीवी कैमरा रिकॉर्ड वगैरह लेके आती है, जिसमें पूरी टीम बैठ के देखती है रजनीकांत के साथ। तो उसमें उनको संदिग्ध दिखाई देता है, जो पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरवा रहा होता है, उसने अपने जो चेहरा होता है उसने ना अपनी टोपी से ढका रहता है, जिस पे उनको थोड़ा सा डाउट होता है। कोई हट्टा कट्टा सा इंसान होता है 6 फुट का, उसने अपने चेहरा जो है पेट्रोल का पैसे देते टाइम पे भी उसने अपना जो चेहरा था टोपी से ढका हुआ था, और उसको उसी कपड़े में उसको ना स्कूल की तरफ जाते हुए देखा था, स्कूल की तरफ जो सीधा रोड जा रहा था उसकी तरफ जाते हुए देखा था। उसके हाथ में उस टाइम कुछ थैला था लंबा सा, और जब वो वापस आया था तो वो थैला उसके हाथ में नहीं था। फिर रजनीकांत बोलता कि 100% यही है। तो सारे स्टाफ कहते कि आप कैसे बोल सकते हो। वो कहता है कि तुम्हें शायद ध्यान नहीं होगा, वहाँ पर एक पास पास गुटखे की एक पन्नी पड़ी हुई थी फटी हुई, और इसके गाड़ी के शीशे पास सामने वाले शीशे पर देखो, वही गुटखे की जो है 4-5 गुटखे की पड़ी हुई है पास पास, जो एक गुटखा होता है वही है, और एक वहाँ पर भी थी। अब इनको पूरा का पूरा आइडिया लग जाता है कि 100% जो है वही बंदा है। अब जो पुलिस वाले हैं उसकी गाड़ी का नंबर नोट करते हैं तो पता चलता है कि वो भाई हैदराबाद का कोई बहुत बड़ा एक प्रॉपर्टी डीलर और बदमाश है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट किलर भी है, बदमाश भी है, और वो खदान से एक सजे भू माफिया है, बजरी वजरी जो है सरकारी से, और मतलब वहाँ का बदमाश है, मतलब कहने का मतलब है बहुत बड़ा डॉन टाइप का है, उससे लोग डरते हैं। अब ये लोग रजनीकांत अपनी 2 टीम को भेजता है कि जाके पता करो कि वहाँ पे क्या हाल है क्या है, पुलिस वालों को बता देना। फिर वहाँ पे टीम जाती है,
टीम के ऊपर वो टीम वालों का भुर्ता बना देता है। पर जब वहाँ पर रजनीकांत पहुँचता है फिर उसको उसकी धुलाई उलाई करके उसको पकड़ कर लेकर आता है। रजनीकांत उससे पूछता है कि तू ये बता, तेरे हमारे पास पूरे सबूत है कि तूने उसको क्यों मारा। तो वो बोलता है कि मुझे एक अनजान कॉल आया था और वहाँ से मुझे पैसे दिए गए थे 10 लाख रुपए उस लड़की को, संध्या को जान से मारने के लिए। मैं तो पैसे लेता हूँ, मुझे तो पता नहीं है, मुझे बस मैंने एक बार उसे ट्रक से कुचलने की कोशिश करी थी और दूसरी बार मैंने जाके उसकी रेकी करी और वो मुझे स्कूल में अकेली मिली तो मैंने जाके उसको जान से मार दिया। तो रजनीकांत पूछता तो तुझे मर्डर का मिला था पर तूने उसका रेप क्यों करा। तो उसने बोला कि जब मर्डर के बाद अगर रेप केस होता है किसी लड़की का तो जो वहाँ की पॉलिटिकल सरकार होती है अपनी इज्जत बचाने के लिए वो मामले को रफा दफा कर देती है, इसलिए मैंने ये कदम उठाया। अब पुलिस टीम उसको लेकर जैसे निकल रही होती है तो वहीं पे बीच रोड पे धमाका होता है जिसके अंदर वो जो कॉन्ट्रैक्ट किलर होता है वो मारा जाता है। उसके मरने के बाद अब पुलिस वही खाली हाथ फिर, क्योंकि मेन जो एक्यूज कह सकते हो, कातिल कह सकते हो, वो मारा जा चुका था। पुलिस वालों के हाथ में कुछ नहीं था। उनको डीआईजी बुलाता है और उनको बोलता है कि मेरे पे प्रेशर बहुत ज़्यादा है, मामला ख़त्म हो चुका है, अब इसको जा के तिल का ताड़ मत बनाओ, इसको ख़त्म करो। पर वो रजनीकांत बोलता है कि मेरे हाथों से एक निर्दोष मारा गया है, मैं उसके माँ बहन और उनको उसको एक इंसाफ दिलाने के लिए मैं चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसको इंसाफ करूँगा, इंक्वायरी करूँगा। तब डीआईजी उसको बोलता है कि मैं तुम्हें 1 महीने का टाइम देता हूँ, अगर 1 महीने में नहीं हुआ तो मैं इस केस को क्लोज़ कर दूँगा। अब रजनीकांत जो होता है अपनी टीम को फिर बुलाता है, उसमें बोलता है कि सारे सबूतों को फिर से स्टार्ट करो देखने के लिए कि हमसे कहाँ चूक हुई है। उसके बाद से फिर वो एक वीडियो देखता है जिसके अंदर जो कालू होता है वो संध्या के साथ एक मेट्रो स्टेशन ट्रैक के पास में मिल रहा होता है, उसके साथ कुछ छेड़खानी वगैरह कर रहा होता है या उससे बातचीत कर रहा होता है। उसको वो एनालाइज करता है कि ये पॉइंट पता करो कि हमें ये वीडियो भेजी किसने है, क्योंकि कोई इंसान जो है इतने सारे सबूत हमें भेज क्यों रहा है। तो वो पुलिस वाले बताते हैं कि ये हमें एक पार्सल के थ्रू मिला था उसके अगेंस्ट। तो उस रजनीकांत को थोड़ा अजीब सा लगता है कि यार कोई इंसान किसी के बारे में सबूत क्यों भेजेगा पार्सल के थ्रू। तो वो कहता है कि सबसे पहले ये पता करो कहीं से ये रिकॉर्ड हुआ होगा। तो पुलिस वाले बोलते हैं कि ये किसी सीसीटीवी कैमरा वगैरह से रिकॉर्ड हुई है, इसको छान मारो। तो वो उनकी टीम बोलती है कि सर ये जो पीछे जो ट्रैक है, ये जो ट्रैक है ना, ये मेट्रो का ट्रैक है जिसके ऊपर इस सड़क के साइड में खड़े हैं। तो वहाँ की एक टीम बताती है कि सर ये बेंगलोर का सीन है, क्योंकि बेंगलोर में ज़्यादातर जितनी भी मेट्रो है वो अंडरग्राउंड चलती है और 4 ही जगह ऐसी है जहाँ पर जो ट्रैक है वो ज़मीन के ऊपर है, सड़क के साथ में है। तो वो कहते हैं कि टीम को भेजो फटाफट और पूरे ट्रैक को छान मारो, पूरे मेट्रो के पूरे जाल को देखो और मुझे वो लोकेशन चाहिए। टीम जो है पूरी छान मारती है, फिर उनको लोकेशन मिल जाता है कि वो उस वीडियो की फ़ोटो क्लिपिंग देखते हैं और वो बिल्कुल सेम टू सेम उनको जगह मिल जाती है ट्रैक के पास दोनों। वो रजनीकांत जो होता है अपने असिस्टेंट के साथ बैठ कर देखता रहता है और वो बोलता है कि यही जगह है। फिर वो अपने आसपास देखता है, वो कहते हैं कि यहाँ का और भी कैमरे लगे होंगे, वो उसकी सीसीटीवी कैमरा में देखो। तभी उसकी असिस्टेंट बोलती है, रजनीकांत की सब इंस्पेक्टर होती है, वो बोलती है कि सर देखो ऊपर एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, यहाँ से हमें सारी फुटेज वगैरह मिल सकती है। फिर वो अंदर जाके मतलब देखते हैं तो पता चलता है कि यही वो कोचिंग सेंटर है एनएटी जिसने कालू के खिलाफ कंप्लेंट अगेंस्ट की थी और जो सबूत भेजे गए थे। अब रजनीकांत उस इंस्टीट्यूट के अंदर जाता है और वहाँ पे एक मैनेजर होती है लेडीज़, उससे बोलता है कि हमें आपके ना सीसीटीवी कैमरे की जितनी भी रिकॉर्डिंग है ये हमें चाहिए। और वो पूछता है कि ये जो रिकॉर्डिंग थी ये आप ही ने भेजा था, आपके इंस्टीट्यूट की लग रही है, क्योंकि जो लोकेशन जिस तरीके से लिया गया एंगल से वो आपका कैमरा है। तो वो जो मैनेजर होती है वो लड़की वो बोलती है कि हाँ ये जो है वो हमारे ही कैमरे से गया है और आपको ही भेजा गया था, क्योंकि उसके खिलाफ हमने कंप्लेंट वगैरह की थी। अब जो रजनीकांत का जो माथा ठनकता है कि यार इन लोगों ने क्यों भेजा है। फिर वो जो एनआईटी इंस्टीट्यूट होता है उसके बारे में लैपटॉप पे जाके सर्च करता है। तो उसका जो एक ये बहुत बड़ा कोचिंग सेंटर होता है बच्चों को मेडिकल इंजीनियर बड़े बड़े कोर्स करवाने का, एक बहुत बड़ा इंजीनियर होता है जो ऑनलाइन कोर्स करवाता है सरकार से, प्राइवेट फंड वंड लेकर लोगों से पैसे वैसे लेकर। उसका जो अब इसके अंदर जो मेन विलन दिखाया गया है उसका नाम होता है, और वो उसका नाम होता है नटराज। ये बहुत बड़ा कोचिंग सेंटर का मालिक होता है और इसने पूरे तमिलनाडु में नेटवर्क बनाया होता है और ये आज के सिनेरियो को, आज के वातावरण को भी दिखाया गया है। अब जो है एक तरह से एडवर्टाइजमेंट उसके एनटीए इंस्टीट्यूट के बारे में बताया जाता है कि ये लोग जो उनकी कोचिंग सेंटर होती है नटराज की, वो बताता है कि मैंने ये नट जो खोल रखा है बच्चों के लिए खोल रखा है
उनको मेडिकल की पढ़ाई करवाना है, इंजीनियर बना रहा, उनको बड़े बड़े अफसर की तैयारी करवाना। पर इसके पीछे की जो एक काली सच्चाई जो होती है वो होती है कि मान लो कि 10 लाख सीट है और वो 1 करोड़ बच्चों को ऑनलाइन पढ़ा रहा है, जिससे वो मोटी मोटी फीस ले रहा है। किसी से 5 लाख ले रहा है, किसी से 10 लाख ले रहा है। और जो लोग हैं वो अपने बच्चों को इस आशा में पढ़ाने के लिए उसके कोर्स को खरीद रहे हैं, जिसके अंदर उनको ये एक भरोसा दिलाया जाता है कि आपके बच्चे डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, और उसके लिए तुम पैसा क्यों देख रहे हो। तो बहुत सारे जो पेरेंट्स होते हैं उनको दिखाया भी गया कि कोई अपने चूड़ियाँ बेच रहा है, अपने घर बेच रहा है, और ऑनलाइन जो कोर्स है वो ख़रीद रहे हैं और पैसा एडवांस में जमा कर रहे हैं। अब इस इंक्वायरी में रजनीकांत को पता चलता है कि जो कालू था वो इसी एनटीए में वर्क करता था, और यहाँ पर भी वो कंप्यूटर ठीक करने वाला बंदा ही था। और यहाँ पे जो कंप्यूटर लैब था उसके अंदर चेक करता रहता था ठीक करने के लिए, क्योंकि वो काम नहीं वही करता था। अब इस और यहीं से उसको एलिगेशन लगा कि निकाला गया था। फिर वो रजनीकांत जो है इंक्वायरी के लिए अपने असिस्टेंट को भेजता है कि पता करो कि और इस इंस्टीट्यूट के बारे में बाहर निकाल के लाओ। अब वो जाके पता करती है, कोचिंग स्कूल के अंदर जाके उनकी मैडमों से बात करती है, जिसके बाद जाके उसकी मैडम जो एक दोस्त होती है वो बताती है कि वो कालू की बहन को पढ़ा रही थी। और वो सीन भी दिखाया जाता है जिसके अंदर जो कालू होता है वो अपनी बहन को बोलता है कि मैं तुझे डॉक्टर पढ़ाऊँगा, और वो जाके एनआईटी में 5 लाख रुपए जमा भी कर देता है। अब वो अपनी बहन को बोलता है कि तुम पढ़ाई करो। अब उसकी जो बहन होती है वो अपनी रीजनल लैंग्वेज की होती है, मान लो हिंदी की होती है, उसको हिंदी में पढ़ाई करना, हिंदी में सब कुछ आता है। पर जो उसकी ऑनलाइन जो पढ़ाई चलती है वो सब इंग्लिश में चलती है मेडिकल के लिए। कोच स्कूल के अंदर भी वो ढंग से पढ़ाई नहीं कर पाती, रात रात भर बेचारी कोचिंग सेंटर की ऑनलाइन क्लास करती रहती है, जिसको उसको कुछ समझ में नहीं आता, जिसमें ऑनलाइन टीचर भी उसको धमकाते हैं कि जब तुम्हें कुछ आता ही नहीं है तुम डॉक्टर नहीं बनोगी, तुम बहुत ही गंदी डॉक्टर बनोगी। उस बेचारी वो मेंटली टॉर्चर होती रहती है बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा। और रात भर पढ़ती है, दिन में सुबह जाके वो स्कूल के अंदर सोती है, तो टीचर वहाँ पर भी इसको 4 बातें सुनाते हैं, और ऑनलाइन में भी इसको कुछ समझ में नहीं आता। वो इतनी ज़्यादा मेंटली हरासमेंट हो जाती है और अपने भाई का सपना पूरा कर नहीं पाएगी, बन नहीं पाएगी, चारों तरफ से गालियाँ खा रही है। तो एक दिन वो जाके वो आत्महत्या करने के लिए वो समुद्र किनारे चली जाती है, जिसमें वो संध्या उसको देख लेती है, उसको पकड़ती है, पूछती है, तो वो रो रो के बताती है कि मैं ऐसे ऐसे कोचिंग सेंटर में है, मेरे भैया ने पैसे जमा कर दिया और वो लूट रहे हैं। बार बार बोलते हैं कि ये लो वो लो, तुम्हें लैपटॉप लेना होगा, तुम्हें नया कोर्स लेना पड़ेगा। फिर जाके कालू से वो बात करती है तो कालू बताता है कि हाँ, कि मैं अपनी बहन को, मतलब जब वो पढ़ना ही नहीं चाहती है, उसका दिमाग ही नहीं उस तरीके का, तो मैं इसे क्यों प्रेशर डालूँ। तो वो जाके एनआईटी वालों से बोलता है कि यार मेरे ना बचे हुए पैसे रिफ़ंड कर दो, क्योंकि कोर्स कंप्लीट नहीं करना चाहता। जिसमें कि उनके कंपनी की तरफ से उनको बोला जाता है कि नहीं, आप कोर्स करो या मत करो, कोई रिफ़ंड नहीं मिलेगा, आपके पैसे वगैरह कुछ नहीं मिलेंगे। और आपको बीच में, क्योंकि आप लोग बीच में छोड़ के जा रहे हो, तो इस से वो बताता है, वो संध्या को बताता है कि भाई वो लोग तो फ्रॉड ही धंधा चल रहा है, कंप्लीट करवाओ या मत करवाओ, पैसे ले लिए हैं। और अब तो ये तो ऑनलाइन पता नहीं कितने करोड़ रुपए कमा रहे होंगे, कितने लोगों ने एडमिशन ले रखा, कितने बच्चों ने एडमिशन करा हुआ है पढ़ने के लिए। फिर वो क्या करती है संध्या, क्या होती है, वो जन जागरूक एक जो होती है भीड़ इकट्ठा करती है, जितने भी परेशान लड़के लड़कियां, फैमिली होते हैं, बच्चे होते हैं, उनके परिवार होते हैं, उन सबको इकट्ठा करती है और जाकर धरना प्रदर्शन करती है, इंस्टीट्यूट के आगे हल्ला गुल्ला मचाती है और चिल्ला चिल्ला के बोलती है कि भाई कोर्स मत करना। मीडिया वाले कवर करते हैं, इस बात से जो नटराज होता है वो देख लेता है कि भाई ये तो गले की हड्डी बन गई है, तो बंद करवाइए हमारा धंधा। और चारों तरफ ढोल पीट रही है, मीडिया भी आ गई है। तो इसी चक्कर में क्या होता है कि जो नटराज होता है उसको मरवाने का प्लान कर लेता है कि भाई इस लड़की को हटाओ। अब इस लड़की को हटाने का एक तरीका है कि एक तो भाई लड़की भी चारों तरफ हल्ला मचा रही है, और उसको आवाज़ देने वाला कौन है, वो कालू बंदा और उसकी बहन है। और इन्हीं दो की वजह से चारों तरफ जो है उसकी थू थू हो रही है। अब जो रजनीकांत होता है वो बोलता है अपनी टीम को कि यार फटाफट से टीम तैयार करो, उस नटराज को गिरफ्तार करने के लिए हमें जाना है। पर उसी टीम का जो होता है गंजा इंस्पेक्टर होता है, वो उसको मना करता है कि सर हम एकदम से इतने बड़े अधिकारी के ऊपर हाथ डालेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। हमें जाके पहले ऊपर के अधिकारियों से परमिशन लेना बहुत ज़रूरी है, वरना हम दोबारा फंस जाएंगे। रजनीकांत बोलता है कि मुझे कोई टेंशन नहीं है, मुझे जाके फटाफट करना है। वो कहता नहीं सर, हमें लेना है। अब रजनीकांत को डाउट हो जाता है इस गंजे के ऊपर, जो इंस्पेक्टर होता है, यार ये बंदा रोक क्यों रहा है, सारे बंदे तैयार है, नटराज होगा बड़ा 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 बहुत बड़ा करोड़पति इंसान, पर उसने बहुत बड़ी गलती करी है और ये नेटवर्क चला रहा है लूटने का बच्चों को ऑनलाइन। अब वो क्या कहता है, सारी टीम को भेज देता है और गंजे से पूछता है कि तू, मुझे पता है कि तेरा कुछ ना कुछ है, और मेरे पास ये भी डाउट है
कि जब मैंने तेरी कॉल की ट्रैकिंग करवाई थी, मुझे डाउट तेरे पर बहुत पहले से था, और तेरी जो कॉल डिटेल थी उस जिस बंदे का मर्डर हुआ था प्रॉपर्टी डीलर का, उससे तू कॉल पे बात कर रहा था, और तेरी कॉल डिटेल जो है वो नटराज की कॉल डिटेल से भी मिली। अब मेरे को पूरी कहानी सुना, वरना मैं तेरे को यहीं गोली मार दूंगा। अब वो इंस्पेक्टर जो होता है वो पूरी बात बताता है कि मैं एक भर्ती पुलिस सिंपल कांस्टेबल में भर्ती हुआ था, फिर पर मैं शुरू से ही था मैं रिश्वत लेने वाला। मुझे फिर किसी ने उसके मैनेजर से मिलवाया, उसने मुझे बोला कि अगर तुम हमारी मदद करोगे तो हम आपको बहुत बड़ी पोस्ट पे पहुंचा देंगे और पैसा भी आपको मिलेगा। इसी चक्कर में मैंने उसकी पूरी मदद करी। मुझे पता भी था उसका लड़की का मर्डर जो है उसी ने ही करा है, पर मैंने बताया नहीं था। अब उसको सबूत मिल जाता है। अब वो जो टीम जो होती है वो जाके उसको नटराज को पकड़ती है और उसको अरेस्ट कर लेती है। पर नटराज जो होता है वो अपने गुंडों के थ्रू बच के निकलता है। फिर वहाँ पे जाके रजनीकांत जो होता है उसको दोबारा पकड़ के लेके आता है, और फिर लास्ट में कोर्ट के अंदर रजनीकांत ये बताता है कि ये बहुत बड़ा नेटवर्क है और इस नेटवर्क ने कई बच्चों की जान बर्बाद करी है, लोगों को बेवकूफ़ बना बना के लूटते हैं, पैसा पैसा लेते नहीं है, रिफंड पैसे के नाम पे भरवा लेते हैं। और वो कोर्ट जो होता है वो किसी का काम होता नहीं है। मान लो कि भाई अगर 100 पोस्ट है, 100 में से ये 1 लाख बच्चों से पैसे ले लेते हैं, उसमें 100 ही सिलेक्ट होते हैं, और बाकी के पैसे वो सारे डकार ली और वो वापस मिलते भी नहीं, क्योंकि ना गारंटी ले लेते हैं झूठ बोल के। झूठ बड़े बड़े सपने दिखाते हैं, और फिर वो सबूत भी दिखाते हैं कि देखो इनके एनआईटी की जो मैगजीन देखी है, इस पर 3 लड़कों की फ़ोटो है, जिसके अंदर एक डॉक्टर, एक इंजीनियर है और एक बहुत बड़े पायलट है। पर ये जो जिनकी फ़ोटो लगी हुई है ये असल में रियलिटी में ये ना मॉडलिंग के लड़के हैं, और उनकी मॉडलिंग की फ़ोटो दिखाते हैं कि भाई देखो ये मॉडलिंग कर रहे हैं। फिर वहाँ पे अमिताभ बच्चन आता है और फिर वो अपन बताते हैं कि देखो इसके लिए ना 2019 में कानून बना है PUBD, जो कि ऐसे संस्थाओं के ऊपर रोकथाम लगाने के लिए कि अब से ये कानून बनने के बाद अगर कोई भी किसी को भी झूठे सपने दिखाकर, झूठे वादे करके कि मैं आपको डॉक्टर बनाऊंगा, इंजीनियर बनाऊंगा, आपकी जॉब लगा दूंगा, आपको दुबई में भेज दूंगा, और इस ये कहने के बाद भी अगर कोई पैसा आपसे लेता है, रख लेता है, तो उसको इतनी साल की सज़ा मिलेगी, उस पर जुर्माने में लगेगा। कहने का मतलब कि पहले जो बेवकूफ़ नहीं बना देते थे कि भाई आप आ जाओ हम ये कर देंगे वो कर देते हैं, उसी रोकथाम के लिए इस फिल्म के अंदर बताया गया और समझाया गया है। एक तरह से जागरूक करने के लिए बनाया गया है। ये है कि किसी कहीं पे पैसा नहीं देना, और अगर आपसे कोई पैसा ले लेता है तो उसके लिए आपको ये कानून आप यूज़ कर सकते हैं। बस इस फिल्म के अंदर यही थी। एक अच्छी तरह से नया कॉन्सेप्ट भी यूज़ करा गया था, जिसके अंदर सारी कहानी मर्डर मिस्ट्री और ये एजुकेशन, नए लॉ को भी बताया गया, समझाया गया कि अगर सब लोगों को जानकारी मिले इस नए लॉ के बारे में कि आज से बच्चे जो है अपना पैसा रिफंड ले सकते हैं उनसे। तो यही है मूवी के अंदर। ठीक ठाक है यार, शुरू में बोरिंग लगेगी, सबको ही लगेगा कि यार ये टाइम पास तरीके से बनाया गया है। और यार आधी से ज़्यादा ना टाइम जो है ना ये रजनी सर ने ये एक्शन में ये इसमें बहुत टाइम है यार। जो बंदे जो समझदार टाइप के ना जो वो बोर हो जाएंगे देख के, मतलब थोड़ा इरिटेट भी हो जाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा स्टाइलिश दिखाया है। बाकी जो उनके फ़ैन हैं उनके लिए तो भाई यही सब कुछ है। बाकी जो बंदे जो है ना थोड़े से प्रो लेवल के, उनका थोड़ी बोरिंग टाइप की फील हो जाएगी। कि अमिताभ बच्चन ने भी ठीक दिखाया, मतलब अमिताभ बच्चन जी ने जो क्या उसमें उन्होंने तमिल ही बोला है। जब आप देखोगे ना ऊपर से डबिंग शायद अमिताभ बच्चन जी ने खुद ही करोगी या किसी आर्टिस्ट ने करी है, क्योंकि सेम डिट्टो है, मतलब उनकी ओरिजिनल आवाज़ ऊपर से डब की गई है। बाकी इस मूवी के अंदर जो उनकी जो जो मूव है, लिप्स जो है वो तमिल के अंदर ही है, क्योंकि मैच नहीं हो रहा है, पर आवाज़ सेम है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा तरीके से बताया गया है। कहने का मतलब ठीक ठाक यार मूवी, एक तरह से देखा जाए तो परिवार वालों के लिए भी है, लड़कों के लिए भी है, अच्छे समझदारों के लिए भी, मतलब इसको सभी लोग देख सकते हैं। और मेरी तरफ से ना बिल्कुल ठीक है भाई, मैं इसको ना 5 में से ना 4 स्टार देना चाहूँगा, और इसको 100% देखो, बहुत अच्छा है, इसमें अच्छी नॉलेज भी मिलेगी। ठीक है, फिर